मोहतरम जनाब सेनेटर अब्दुल कय्यूम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब चेयरमैन, एक तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया फार्मर सेनेटर्स को, और मुबारक हो, ये बड़ा अच्छा फंक्शन आपने किया है। इसकी दो हाईलाइट्स जो थी वो उसका कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। एक तो ये कि सेनेट ऑफ दी होल में आपने बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को बुलाया और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स आए और उन्होंने दिल खोल के बड़ी अच्छी तजावीज़ दी, और मेरे ख्याल में ये हुकूमत को नोट करना चाहिए। मेरे भाई दिलावर ने भी अपने तौर पे एक पॉइंट उठाया है, लेकिन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स ने जो बात उठाई है, बिजनेस नहीं है तो इकानमी नहीं है, और अगर इकानमी नहीं है तो मुल्क बहुत पीछे चला जाता है। एक तो ये बात। सेकंड अप्रिशिएबल बात ये थी कि आपने अबाउट 50 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स, वी सल्यूट यू, योर विजन, ऑनेस्ट टू गॉड, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि कौमी सतह के ऊपर हमें फ़ायदा देता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ वेरी ब्रीफली कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना, वो जनाब चेयरमैन एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका स्कारलेट थ्रेड या जिसका सेंट्रल थीम ये है कि पब्लिक या अवाम या पीपल्स जो हैं उनकी विल को सुप्रीम समझा जाए और वही हुकूमत बनाएं, वही हुकूमत को निकालें, वही हुकूमत के ऊपर लगाएं कि ये क्या कर सकते हैं और वही हुकूमत को रोकें कि। और इसकी जो स्ट्रेटजी है, रिकमेंडेड स्ट्रेटजी नहीं बल्कि आइन के अंदर दी हुई स्ट्रेटजी है, उसका नाम है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। दैट मीन्स कि आपकी जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल मौसर हो और वो अपना काम करे और अदलिया अपना काम करे और इंतज़ामिया अपना काम करे। अनफॉर्चुनेटली हम उस ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे इसलिए नहीं गए कि चूंकि हमारी पार्लियामेंट की भी कमज़ोरियाँ हैं। मैं पहले वहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, पार्लियामेंट की कमज़ोरी ये है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट के। आपकी नेशनल असेंबली है, आपकी सेनेट है और आपका प्रेसिडेंट है। नेशनल असेंबली के अंदर हमें लेजिस्लेशन पे जोर देना होगा, और अगर हम उसका बाइकाट करेंगे और उस फ्लोर को छोड़ के निकल जाएंगे, उसकी बेतौकीरी करेंगे, तो फिर आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुल्क के अंदर जमहूरियत है, एक आइन है, और पार्लियामेंट को आप सिफर से ज़रब देंगे तो पार्लियामेंट कभी भी अपना वो वकार बहाल नहीं कर सकेगी जो होना चाहिए। जहां तक सेनेट का ताल्लुक है, मैं बहुत सी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता। मेरा भी ये व्यू पॉइंट है जो वसीम सजाद साहब ने कहा कि इलेक्टेड सेनेट हो, ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस या डिबेटिंग सेंटर ना बने, मौसर हो, इसके पास मालियाती अथॉरिटी हो। यहाँ का सेनेटर जैसे अमेरिका में बारक ओबामा वगैरह जो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव बने, यहाँ से इनको एक तो वोट का हक हो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए, और नंबर 2 ये कि ये यहाँ से लोग खड़े भी हो सके और वो कर सकें। और तीसरा ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और रियासत का सदर से ये तवक्को की जाती है कि वो पॉलिटिक्स से बालातर होके, पार्टियों से ऊपर उठ के रियासत का एक सिंबल के तौर पे सारों को लेके चले। अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी कमज़ोरी आपने कई दफ़ा देखी होगी, ये भी बात ठीक नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, कई लोग ये कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मेरे भाई मुशाहिद साहब ने उनका रेफरेंस भी दिया कि ही वॉज पोलिटिकली बॉर्न ऑन 23 मार्च 1940, जबकि ये जो आपका 1940 का रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास किया लाहौर डिक्लेरेशन की सूरत में। दिस इज़ रॉन्ग, ये एक मिसकंसेप्शन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। उनका एक पूरी उसके पीछे बैकग्राउंड है ये 1940 से पहले, और मैं देख रहा था कि ही वॉज मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ही वॉज आल्सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी वो थे, और बहुत सी कांग्रेस की जो कमेटीज ऑन लेजिस्लेशन थी उनके अंदर बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बने तो फौरन आइन बने और फिर हम आइन के मुताबिक जमहूरियत को आगे चलाएं, तो उसके मुताबिक ही है। मैं जो चंद रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ, वो एक तो मैंने सेनेट की
अहमियत और इसकी इंपॉर्टेंस का, भले डायरेक्ट इलेक्शन हो, पार्टी जिसको टिकट देगी वो बन जाएगा, और उन लोगों को टिकट दिया जाए जिसमें एजुकेशनिस्ट हों, जिसमें डॉक्टर साइंटिस्ट हों, जिसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, जो मुल्क की रिक्वायरमेंट है उसे देखा जाए, ये ना देखा जाए कि हमारे करीब कौन है जिसको वो दिया जाए। नंबर 2, जुडिशरी, जो मैंने ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात की है। देखिए, रज़ा रब्बानी साहब इधर है, इसी तरह सेनेट की जो कमेटी ऑफ द होल में हमने मुतअद्दिद बार बहुत सी लॉ रिफॉर्म्स का एक मजबूआ तैयार किया, ड्राफ्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको चेयर किया। बहुत से ड्राफ्ट बने हुए हैं जो अलमारियों के अंदर डिफरेंट में पड़े हुए हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वो हमने नहीं किया। इसी तरह जजेस की सिलेक्शन का जो तरीका है कि 10 साल अगर आप वकील रहे हैं या बैरिस्टर तो आप जज बन सकते हैं। हर पेशे में इम्तिहानात हैं, हर पेशे में ग्रूमिंग है, हर पेशे में ट्रेनिंग है। तो इस तरह मेरे ख्याल में उस सिस्टम में एक इस्लाह में इस्लाहत की बात की है। तीसरा पॉइंट था इकानमी का, वेरी ब्रीफली उसके ऊपर देखिए, हम ये तो सुन चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज हैं पाकिस्तान में, एवरीबॉडी नोज, और दे हैव पाइल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक हुकूमत नहीं, ये 70 साल की कहानी है। लेकिन दी पॉइंट इज आगे कैसे चलना है, आपने किसको अटैक करना है। मेरे ख्याल में पहली बात तो यह है कि आपको ये जो है ना, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, कैसे कम करना है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो आप बना के रखें, दिखाएं। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरह करना है, हमने क्या प्लान बनाया है, कितने टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट ये बढ़ेगा नहीं, कम अगर नहीं होता तो बढ़े तो नहीं। तीसरा है आपका, आप देखें कि ये जो सर्कुलर डेट्स है वो तरीके इंसाफ को मिले 1100 अरब, उन्होंने आगे चलाए 2.4 ट्रिलियन 2400 अरब, और अभी शायद 3 ट्रिलियन से बढ़ गए हैं। तो क्या हम उसको रोक सके? उसको रोकना जो है कम से कम ये तो जरूरी है, अगर वो काम नहीं कर सकते, और उसका हल तलाश करना बड़ा जरूरी है। चौथा पॉइंट है ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, ये जो आपकी स्टील मिल है या PIA है या इधर उधर है, इनके लिए कोई प्लान सामने आए कि ये अदर देखिए ना, उसको कहते हैं ना कि इधर पुट अप और शट अप, दैट मीन्स कि उनको दरमियान में ना रखा जाए, उनको या प्राइवेटाइज कर दें या उसको चलाएं, और वो गवर्नेंस की इशू है। लास्ट जो पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहता हूं, आर्म फोर्सेस का जिक्र हुआ, तो चूंकि मैं एक सोल्जर भी हूं, देखिए ये बड़ी अच्छी बात की यहाँ मेरे भाई बाज़ई साहब ने भी और उनके भी। ये पाकिस्तान के अंदर आल्दो सारे अदारे बड़े मजबूत होने चाहिए, मुकन्ना भी, अदलिया भी, इंतजामिया भी। अनफॉर्चुनेटली हम बाकी अदारों के अंदर बहुत सारी कमजोरियां रह गई हैं, लेकिन अल्लाह का ये करम है कि आर्म फोर्सेस का एक ऐसा अदारा है जो ऑर्गेनाइज्ड है। हमने जंगे में लड़ी, मैं तो 38 साल उसके अंदर से गुजरा और मुझे पता है उसमें मेरे जैसे कमजोर लोग होंगे, उनके भले पनिशमेंट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन बहसियत अदारा उसकी रिस्पेक्ट को इरोड ना किया जाए। दिस इज बीइंग डन एज पर ए प्लान, फॉरेन फंडेड, और सोशल मीडिया पे भी, इधर भी उधर भी। मेरे ख्याल है इस अदारे को हमें उठाना चाहिए। अदारे के साइज को कम किया जा सकता है, सिर्फ लास्ट पॉइंट है सर, और उसकी जो इंटरलिंक है, यानी किसी भी आर्म फोर्सेस के साइज का ताल्लुक वो जो थ्रेट है उसके मैग्नीट्यूड के साथ होता है। थ्रेट को डिफ्यूज आप काइनेटिक एनर्जी से ना करें, थ्रेट को डिफ्यूज आप कर सकते हैं विद सुपीरियर डिप्लोमेसी। आप डिप्लोमेटिकली थ्रेट को कम करें, अफवाज को भी कम किया जा सकता है। इवन देन ए पोटेंट आर्मी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान विद दिस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और इस खिते के अंदर अगर हमने रहना है। मैं ये आखिर में ये कहना चाहता हूं कि बखुदा ये मुल्क बड़ा मजबूत है। अगर आपकी रेगुलर इकानमी 315 बिलियन डॉलर्स है, तो ग्रे इकानमी आपकी 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। उसके ऊपर अटैक करके उसको ऊपर लगाएं, अदरवाइज। और ये प्रॉब्लम जो हम डूम एंड ग्लूम करते हैं ना, उसके ऊपर तो एक कुरानिक वर्स भी है, वला ताहिनू वला तखजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि ना घबराओ ना दिल छोड़ो, फतह आपकी होगी। शर्त यह है कि आपका ईमान मजबूत हो। हम दोगली बात करते हैं, यू हैव टू कम अप, एंड वो कहते हैं ना कि आपको आके अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत, आप उसको अमल करके दिखाएं। इस पे मेरे ख्याल अहमद फराज ने ये कहा था कि हर जिस्म दाग दाग था, लेकिन फराज हम बदनाम यूं हुए कि बदन पे कबा न थी। हम अपनी कबा खुद उठाने को तैयार हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रांग मुल्क है, इस मुश्किल से इंशाअल्लाह हम आगे निकलेंगे और जल्दी निकल जाएंगे।
हमें सिर्फ ये है कि इत्तेहाद की ज़रूरत है, आइन के मुताबिक चलें, कानून को Thank डिफाई you, ना sir. करें, अदालतों को चैलेंज ना करें। बड़ा लीडर जो है वो हमेशा अपने आप को अदालत के सामने पेश करता है और फिर लीगल प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।